भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज सरगुजा से कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर के होटल पर्पल ऑर्किड में संपन्न हुई। 20 एवं 21 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति बैठक के साथ साथ जनजातीय सम्मेलन भी आयोजित है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में चल रही है। 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का कल पहला दिन था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश उप प्रभारी नितिन नवीन सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के पहले दिन भाजपा संगठन के राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं आज की बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब प्रदेश में ऐसा समय आने वाला है जब यहाँ के आम व्यक्ति को, यहाँ के जनमानस को हवा, पानी, जीवन सबके लिए सरकार को लेवी देना पड़ेगा। यह सरकार लेवी पर आश्रित है, पूरी सरकार ही ठेके पर चल रही है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री एवं प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि टीएस सिंहदेव को बिना रीढ़ की हड्डी वाला राजा मानता हूँ। सरगुजा की जनता से कहा कि जिस प्रकार आपके राजा का अपमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस को हराकर उसका बदला लें। पूर्व मंत्री व भाजपा वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बयान में कहा है, मैं टीएस बाबा को रीढ़ की हड्डी वाला राजा मानता था, लेकिन जिस तरह से वो सीएम भूपेश बघेल के सामने उठक बैठक करते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रीढ़ की हड्डी है। और उनकी जगह में मैं सरगुजा की जनता को बोलता हूँ कि आपके राजा का निरंतर अपमान भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उस अपमान का बदला आप कांग्रेस को हरा कर लीजिए। मित्रों, आज भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति हुई, जिसमें अभी हम सब ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। राजनीतिक प्रस्ताव में माननीय मोदी जी को सबसे पहले अपन ने 7वीं बार गुजरात विजय के लिए बधाई दी, और बधाई इसलिए दी विशेष तौर पे कि 7वीं बार जीतने के बाद पहली बार मत प्रतिशत जो है बढ़ के 53%, माने गुजरात पहली बार 50% से ऊपर मत बीजेपी को मिले, और राजनीति की एक पूरी परिभाषा बदल गई। एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी ने उनका स्थान ले लिया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रो इनकम्बेंसी हो। और मोदी जी के गुजरात मॉडल, जिसको हम कहते हैं समावेशी विकास या सर्वसमावेशी विकास, और विकास की राजनीति और राष्ट्र को आगे ले जाने की जो राजनीति है, राष्ट्रवाद जो है, उसको जनता ने विराट बहुमत के साथ उसमें अपना जनमत दिया। मित्रों, इसी तरह से बहुत सारी जो उपलब्धियां जन धन खाते में हो, कोविड प्रबंधन पर हो, टीके लगवाने का, चाहे वो गरीब अन्न कल्याण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों की सेवा के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए, वो लॉन्च का लाभ आज जो छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उसके अतिरिक्त देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, मैं सोचता हूँ कि अंबिकापुर में आधे डेलीगेट्स बाई रोड आए हैं। रायपुर से हम 5.5 घंटे में अंबिकापुर पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यदि कटघोरा के पास थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हो सकता है आधे घंटे हमारी समय और बच जाएगा। तो एक रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। इसके अतिरिक्त भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें एक हमारा अलग से प्रस्ताव आएगा कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत करेगा। 20 देशों के अतिरिक्त उसमें WHO से लेके संघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र परिषद, उसके अतिरिक्त 9 से 12 देश को छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में आमंत्रित करने का काम हो। ये सब मोदी जी कर रहे हैं, और इससे भारत की संस्कृति, भारत का पर्यटन, भारत का ज्ञान, भारत का कुटीर उद्योग, भारत की जो उपलब्धियां हैं और भारत की जो क्षमताएं हैं पूरी दुनिया के उस विकसित देशों को जानने की। और पहली बार ऐसी स्थिति बन रही कि 200 से ज़्यादा बैठकें हिंदुस्तान के 50 शहरों में आयोजित होंगी। तो उसका लाभ देश के अतिरिक्त जो हमारी आंचलिक राजनीति है, आंचलिक विकास है, आंचलिक संस्कृतियां हैं, आंचलिक रहन सहन है, आंचलिक उद्योग है, आंचलिक पर्यटन है, उसको भी एक बड़ा लाभ G20 की दृष्टि से मिलने वाला है। इसके बीच में हम सब ने कहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार, या भूपेश बघेल सरकार जो है क्या कर रही है, तो हम लोगों ने बहुत मंथन किया तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने भाजपा के ऊपर एक आरोप लगाया कि भाजपा की उपलब्धियां बहुत,
लेकिन घोटालों पे उपलब्धियां, रिकॉर्ड उपलब्धियां हैं कि घोटालों के रिकॉर्ड पर उपलब्धियां हैं। भाजपा के शासनकाल में ऐसे कोई अनियमितता नहीं हुई है जिसमें जांच नहीं की और उसमें हमने कार्रवाई नहीं की। नान के घोटाले हमने पकड़े, कांग्रेस की शिकायत पर नहीं पकड़े उसको, और हमने उसके चालान प्रस्तुत करवाए, जिस पर भूपेश बघेल उनके अधिकारियों को बचाने पर लगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भाजपा शासन में कभी मुख्यमंत्री का सचिव या उप सचिव या उसके सचिवालय को कोई भी अधिकारी जेल में नहीं रहा। कोई भी उसके राजनीतिक प्रबंधक, हमारे कोई राजनीतिक प्रबंधक कभी जेल में नहीं रहे। कोई आईएएस जेल में नहीं रहा। तो भूपेश बघेल जी को यह बताना चाहिए कि ये जेल में जाने का कारण क्या है। अभी माननीय गृह मंत्री जी आए थे आपके नज़दीक कोरबा जिले में। आपका जो पूरा अंचल है कोरिया से लेकर रायगढ़ तक, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा डीएमएफ का जिला है, 9,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला डीएमएफ में है। हम जांच कराएंगे, इस तथ्यों को जनता के सामने लाएंगे। भूपेश बघेल जी क्या इसकी जांच करवाएंगे कि कितना पैसा गोठान में लगा है, कितना पैसा नरवा में लगा है, कितना पैसा घुरवा में लगा है, कितना पैसा आत्मानंद स्कूल की पोताई में उसमें खर्च किया गया है और किसकी अनुमति से खर्च किया गया है और कौन से मापदंड में खर्च किए गए हैं, कौन से टेक्निकल सेंसर में उन्होंने डीएमएफ के पैसे को खर्च किया है, कितने सप्लायर को उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, क्या उसको सार्वजनिक करेंगे? इतना नैतिक बल उनमें है। अब आप कोयला बेल्ट में रहते हैं साहब, मुझे कम बोलना चाहिए इस विषय में। पूरे कोयला क्षेत्र में काम करने के अतिरिक्त तो मैदानी क्षेत्र में पहुंच गया कि 25 रुपये की लेवी प्रति टन दी जाती थी। वो लेवी किसके पास जाता था? खनिज के टेंडर जो हुए उसको ऑनलाइन से ऑफलाइन किस अधिकारी ने किया? क्यों जेल में गया वो? खनिज विभाग से उसके संबंध क्या थे? चिप्स का काम क्या है? मुख्यमंत्री जी उसके मंत्री है, क्या टेंडर को मैनेज करना चिप्स का काम है? अब इसके अतिरिक्त आप ये देखें कि रायपुर बिलासपुर में भी 3 दिन से जैसे ठंड का मौसम चल रहा है उस तरह से अभी चाकूबाजी का मौसम चल रहा है। थोड़े दिन अपहरण का मौसम चलता है, थोड़े दिन डकैती का मौसम चलता है, फिर धान की खेती का अभी बिकेगा, फिर आत्महत्या प्रकरण चलेगा। किसानों की सामूहिक हत्या, सामूहिक आत्महत्या और हनी ट्रैपिंग, ये सब छत्तीसगढ़ के नए स्टार्टअप हैं जिसके संरक्षक भूपेश बघेल जी हैं। महादेव ऐप का जन्म स्थान दुर्ग जिला है, जहां से मुख्यमंत्री जी समेत 4 मंत्री और आते हैं। उसको संरक्षण, ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसमें ऐसा पोस्टर छपता है पेपर में कि महादेव ऐप, और डिस्क्लाइमर छपता है समाचार पत्र का कि साहब इस ऐप में ऐसा वैसा कुछ हो तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये काम हो सकता है, ये सट्टा यदि खुलेआम चल सकता है तो उसके संरक्षक हैं श्री भूपेश बघेल। और अब दूसरी चीजें, 1,50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, मान लो बोलते हैं तो डिफरेंस की राशि कितनी होती है समर्थन मूल्य के? आज यदि लें तो 2240 2260, 2240 2260 के बाद उतना लेते हैं। कर्जे के गए कहां? आखिर प्रदेश में पूंजीगत व्यय पूरा घट रहा है, स्थापना व्यय बढ़ रही, वो पैसे गए कहां? किस मद में कर्ज लिए गए उसको सार्वजनिक करेंगे क्या वो? क्यों? इसको पूछना जरूरी है क्योंकि इस सरकार में प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं है। जल जीवन मिशन में आप यहीं के किसी ठेकेदार को फोन लगा लीजिए, उस ठेकेदार के भुगतान करने की स्थिति नहीं है सरकार की। माने ये विकास जो जल जीवन मिशन आप देखते हैं, नाम बदल दिया गया है, यहाँ तो राजमाता के नाम में उसको प्रचारित किया गया सरगुजा जिले में, तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है। वो ठेकेदारों के पैसे में जल जीवन मिशन पूरा कर रहे हैं। और एसओआर को अभी सुधारे, 1700 से ज्यादा टेंडर कैंसिल किए गए एसओआर सुधारने के नाम से, और एसआर सुधारने के नाम में उसको अबब में दिया गया। पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि अपराधी को संरक्षण, रेत चोरी को संरक्षण, कोयला चोरी को संरक्षण, अवैध कब्जे को संरक्षण, जुआ को संरक्षण, नशा को संरक्षण और सट्टा को संरक्षण, ये काम भूपेश बघेल जी की सरकार का। अब भूपेश बघेल जी की सरकार में इस काम को संरक्षण देने के अतिरिक्त जो दूसरा काम किया
वो ये है कि एक भी घोषणा पत्र के जो 36 बिंदु हैं, 2 साल का बोनस हमको दे दे, स्व सहायता समूह कर्जे माफ कर दे, बेरोजगारी भत्ता दे दे, शराबबंदी बंद कर दे, 60 वर्ष के लोगों के 1000 दे दे, 75 वर्ष के लोग हुए हैं किसान तो उसको 1500 रुपया दे दे। सरगुजा जहां आप बैठे हैं, बस्तर, दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़, यहां से एयर एम्बुलेंस चलाएंगे हम रायपुर के लिए, विशिष्ट चिकित्सा के लिए। कहाँ है भाई एयर एम्बुलेंस? वही तो हम देखना चाहते हैं। कहाँ है चिट फंड के कितने पैसे वापस किए गए, यही हम जानना चाहते हैं। एक भी उपलब्धि, अब आपको ये बता दूं, कोई गोबर खाद बनाता है, गोबर खाद को बरसात में डालते हैं क्या? रबी फसल के कर्जे में 900 रुपया प्रति एकड़ गोबर खाद को जबरदस्ती पकड़ाया गया। यह भूपेश बघेल की सरकार है। किसान को बाजार से महंगे में खाद खरीदना पड़ रहा है क्योंकि वो अलॉटमेंट का कोई नियम नहीं है, निजी क्षेत्र को ज्यादा अलॉट कर रहे हैं, जबकि सरकार के पास खाद की मांग, किसानों के खाद की मांग रहती है। उसको जानते हुए भी ब्लैकमेलिंग को संरक्षण देने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है। बेरोजगारी 0.1% है छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब क्या है? एक आदमी के पास 10 काम है। मैंने छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ गया है। एप्लीकेशन यदि कोई छोटा सा पद निकला तो 70,000 80,000 आवेदन आते हैं, तो 0.1% बेरोजगारी का मतलब हुआ यहां बेरोजगारी है नहीं, राम राज्य आ गया है। कहां से फर्जी वो आंकड़ा बनवाते हैं, कितना पैसा दे के आंकड़ा बनवाते हैं। कोई भी घोषणा पत्र को पूरा कर पाने में यह सरकार जो है असफल रही। अब दूसरी बात यह है, गंभीर घटना एक ये घट रही है कि चाहे वो यहाँ के रोहिंग्या के बारे में टीएस सिंहदेव जी पत्र लिखें, चाहे नारायणपुर का धर्मांतरण हो, चाहे धर्मांतरण करने वालों या सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने वाले लोगों के ऊपर हम रासुका लगाएंगे। मैंने अपनी धर्म संस्कृति के लिए आदिवासी यदि नारायणपुर में लड़ रहा है तो उसके ऊपर रासुका लगाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है तथाकथित रूप से, क्या सबके ऊपर रासुका के अंदर की है? क्या रासुका नोटिफिकेशन किया है तो उनको यह भी परिभाषित करना चाहिए कलेक्टर के हाथ में छोड़ने के बजाय कि किन किन परिस्थितियों में रासुका लगेगा। तो ये दादागिरी, लोकतंत्र की हत्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की हत्या है, आदिवासी संस्कृति जो हमारी धरोहर है, जिसके कारण हम हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट बनाने का षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र के मुख्य रचयिता श्री भूपेश बघेल है। मित्रों, अब आरक्षण में भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं? हमने तो 12 और जातियों को जोड़ दिया। 12 जातियों को जोड़ने के बाद क्वांटिफाइबल डाटा आयोग हो, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं रख रहे हैं? विधानसभा में धर्मांतरण में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि किन परिस्थितियों में 76% लाया तो वो राज्यपाल महोदया के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो स्पष्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्दबाजी में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जल्दबाजी में अंतागढ़ बोलता हूं, भानु प्रतापपुर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आरक्षण विधेयक को लाया। आदिवासी, ओबीसी या एससी के या ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से इनका कोई लेना देना नहीं है, हर काम में इनकी राजनीति है। मित्रों, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति आज है अपराध की, छत्तीसगढ़ में पहली बार लेवी वसूली हो रही। जैसे राइस मिल का उद्योग है, अभी कस्टम मिलिंग चल रहा है, पिछले साल के भुगतान नहीं हुए कस्टम मिलिंग के। 120 रुपया देने की घोषणा है, उसमें नेगोशिएशन चल रहा है कि हमको कितना % मिलेगा, धान अलॉट करने में कितना % मिलेगा, चावल जमा करने में कितना % दोगे। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र थ्रस्ट सेक्टर का जो उद्योग है वो दुधारू गाय बन गया है। जो अधिकारी आए, जो नेता आए, जो वसूली करता है, वो राइस मिल को राइस मिलर्स को नया नया सपना दिखा के वसूली का अड्डा बना रखा है। और ये पैसा जाता कहाँ है? छत्तीसगढ़ की लेवी का पैसा, ये वसूली का पैसा कहाँ जाता है? ये अक्सर खनिज नीलामी का पैसा कहाँ जाता है? और फर्जी घोषणाएं कैसे होती हैं? बोलते हैं साहब हम बोध घाट को बनाएंगे, विधानसभा में स्वीकार किया। कहाँ है बोध घाट भाई? हम 7,700
17 मेगावाट जल विद्युत बनाएंगे। उसके लिए हमने एक कंपनी को सर्वे का काम दिया, सर्वे का, अभी 5वां साल। अब 1 इंच सिंचाई नहीं बढ़ी 4 साल में। 1 मेगावाट विद्युत का, 1 किलोवाट, मेगावाट तो बहुत है, विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ा, उल्टा 440 मेगावाट की बिजली के संयंत्र डिमोलिश कर दिए गए, आक्रांत कर दिए गए। किसानों को कनेक्शन मिल नहीं रहा है, उसके लिए बजट है नहीं, किसी भी चीज के लिए बजट है नहीं। अब इस सरकार में जनता के लिए एक काम बाकी है, वो ये है, इस झूठी सरकार के सामने, इस असत्य कथन करने वाली सरकार के सामने, लूटने वाली सरकार के सामने क्या करेंगे हम? छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां हमको सांस लेने के लिए, हमको जीने के लिए इस सरकार को लेवी देनी पड़ेगी, या इस सरकार के पालित पोषित गुंडों को लेवी देनी पड़ेगी। और इसलिए भाजपा के कार्य समिति ने कहा है कि जो संघर्ष हो किया जाएगा, जो अन्याय हो उसका प्रतिकार किया जाएगा, लेकिन ऐसी जन विरोधी सरकार को जाना ही पड़ेगा। और अंत में मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, चर्चा आप लोग प्रश्न करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि 4 साल में भूपेश बघेल की एक उपलब्धि जिसको इतिहास में दर्ज किया जा सके, यह उपलब्धि है, तो मैं भी उसमें भाग लेना चाहूंगा। वहीं बेरोजगारी एवं आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के द्वारा आज अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें संभाग भर से लोगों के उपस्थित होने का अंदेशा है। देखिए, कांग्रेस खाली शोषण कर रही है सभी वर्गों का। हमारा आज का जो बैठक है वो कैसे हम जमीनी स्तर पे मजबूत हों और जनता, जो हमारी गरीब जनता है, उनको जो केंद्र की योजनाओं से वंचित किया जा रहा है वो गलत हो रहा है। हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खड़ी है और आने वाले चुनाव में सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अब देखना होगा कि सरगुजा संभाग के 14 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब 2023 के चुनाव में यहां की सीटों पर जीत हासिल करने भाजपा क्या रणनीति बनाएगी।